गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस वीडियो का जो आपको दिखाए जा रहे हैं, बार बार आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, इनका लाभ ले रहे होंगे। और आपसे एक और बात शेयर करनी है। हालांकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया है, फिर भी कुछ बच्चे अपना जो भी नोट्स लिख रहे हैं उनकी फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उससे पता भी लग रहा है कि कितने बच्चे कार्य कर रहे हैं। यह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है कि सारे बच्चे जितना भी लिख रहे हैं, कम से कम फर्स्ट और लास्ट पेज को अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच करके इस ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि यह काम होता रहे। आपको पहले बताया गया है कि आपको पढ़ाई करनी है, और बाद में जब स्कूल खुलेगा तो कहीं पर कोई कमी रह जाएगी तो हम उसको फिर दोबारा पढ़ाएंगे अगर समय मिलेगा तो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की व्यय विधि के अंतर्गत। हमने 3 विधियां इसमें पढ़नी थी। सबसे पहली विधि थी कुल उत्पाद विधि, जिसको हमने मूल्य वृद्धि विधि कहा था, और दूसरी विधि थी आय विधि, जिसको हमने जो साधनों की आय थी उसके द्वारा गणना की थी। और आज हम करेंगे व्यय विधि, अर्थात व्यय विधि जो एक देश में जो कुल व्यय हो रहा है, अंतिम व्यय, उसका जब योग करेंगे तब हमें जीडीपी एमपी मिलेगा। उस हिसाब से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। तो अंतिम व्यय विधि में केवल हम अंतिम व्यय की ही गणना करेंगे। इस विधि के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में किए गए व्यय को ही मापेंगे, अंतिम व्यय को मापेंगे, और यह अंतिम व्यय जीडीपी एमपी होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि अंतिम व्यय क्या है। जैसे हम देखते हैं, जो व्यय होता है वह अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार का व्यय होता है। एक होगा आपका अंतिम व्यय, दूसरा होगा मध्यवर्ती व्यय। अब इनका अंतर देखिए। जैसे एक उद्यमी किसी दूसरे उद्यमी से वस्तु खरीदता है, यदि वह उसका अंतिम उपभोग कर रहा है तो वह अंतिम व्यय है, लेकिन वह उसका उपयोग करके उसमें मूल्य वृद्धि करके वह आगे और उसको बेच रहा है तो वह उसका मध्यवर्ती व्यय होगा, जो उसने खरीदा है। अर्थात जो रॉ मेटेरियल कोई उद्यमी खरीद रहा है किसी दूसरे उद्यमी से, दूसरी जगह से, तो वह जो आपका व्यय होगा मध्यवर्ती व्यय होगा। राष्ट्रीय आय में उसका आकलन हमने नहीं करना है, जो अंतिम व्यय है उसका आकलन करना है। जैसे हमने आय विधि में देखा था, कुल उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में देखा था हमने कि जो अंतिम मूल्य था वस्तु का, उसकी ही हमने गणना की थी। जो मध्यवर्ती मूल्य थे, कि हमने उदाहरण लिया था कि एक किसान ने गेहूं बेचा 800 में, वो मिल वाले ने गेहूं खरीदा, उसने मैदा बेचा 1000 में, फिर उसने अगले कितना कितना मूल्य वृद्धि वही जोड़ा हमने। जो सबका योग 3600 था उसको नहीं लिया हमने केवल जो लास्ट का किस किस व्यक्ति ने किस किस स्टेप पर कितना मूल्य वृद्धि हुआ उसी को जोड़ा था। उसी प्रकार से अंतिम व्यय में भी, इस व्यय विधि में भी हम अंतिम व्यय को जोड़ेंगे, बीच के जो मध्यवर्ती व्यय हैं उनको हम नहीं जोड़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके इस विधि के व्यय विधि के चरण हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के, वो इस प्रकार से 5 चरण हैं। अंतिम व्यय करने वाली इकाई की पहचान करते हैं, अंतिम व्यय का वर्गीकरण करते हैं, अंतिम व्यय की गणना करते हैं, और एनएफआईए का आकलन था जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है उसका आकलन करते हैं, और राष्ट्रीय आय का फिर आकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतिम व्यय करने वाली इकाई की पहचान। अर्थात अंतिम व्यय कहां कहां हो सकता है। परिवार क्षेत्र में अधिकांश, सबसे अधिक परिवार क्षेत्र में अंतिम व्यय होता है। हम लोग अपने उपभोग के लिए वस्तुएं खरीदते हैं और अंतिम रूप से उसका उपभोग करते हैं, तो परिवार क्षेत्र में अंतिम व्यय होगा। दूसरा, उत्पाद क्षेत्र में कुछ उद्योग उद्यमी भी उस जो उत्पाद खरीदते हैं उसका अंतिम रूप से उपभोग करते हैं, तो वह भी उसका अंतिम व्यय होगा। और सरकारी क्षेत्र, सरकार भी अपने निजी जो दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनको संपादित करने के लिए अंतिम व्यय, कुछ वस्तुओं खरीद करके अंतिम व्यय करती हैं, उसको हम सरकारी क्षेत्र का अंतिम व्यय कहेंगे। शेष विश्व, अर्थात हमारे जो खुली अर्थव्यवस्था में हमारा जो आयात निर्यात का जो व्यय हो रहा है, वह उसका जो अंतर होगा वह भी अंतिम व्यय में आएगा। अब इसके बाद दूसरा है, ये तो अंतिम जो इकाइयां थी वो हो गया, परिवार है जो अंतिम व्यय कर रहा है, उत्पाद है, उत्पादक क्षेत्र है जो उद्यमी है, उत्पाद क्षेत्र या उद्यमी जो है फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो लोग, सरकारी क्षेत्र सरकार द्वारा, और शेष विश्व मतलब विश्व के अन्य देश जो हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो सब।
अब अंतिम व्यय का वर्गीकरण हम करते हैं। अंतिम व्यय का वर्गीकरण हम 5 पॉइंट में करेंगे। सबसे पहला निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो हमने इसमें कहा था परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया जो उपभोग व्यय होगा वह निजी अंतिम उपभोग व्यय होगा। दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार द्वारा जो व्यय किया जाएगा वह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होगा। और इसके बाद सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रॉस, जो आपकी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वह भी होगा, जो आपका उत्पाद क्षेत्र द्वारा किया गया अंतिम व्यय होगा ये वाला। इसमें तीनों क्षेत्र आएंगे, व्यावसायिक क्षेत्र भी आएगा, अर्थात किसी उद्यमी ने कोई फैक्ट्री खड़ी की उसके लिए जो मशीनें लाया वो अंतिम व्यय है उसका। सरकार ने कोई उद्यम लगाया, सरकार का उद्यम है, सरकार ने कहीं पूंजी निर्माण किया उसका अंतिम व्यय है। और हम जो सामान्य जो परिवार क्षेत्र है अपने रहने के लिए जो रिहायशी घर बना रहे हैं वह भी आपका स्थायी पूंजी निर्माण में आएगा। अगला है स्टॉक में परिवर्तन, इस पर ध्यान देंगे। स्टॉक का मतलब होता है, आप सब समझते हैं, सामान्य सा अर्थ है, हिंदी इंग्लिश में एक सा हम यूज करते हैं उसको, इंग्लिश शब्द है स्टॉक। स्टॉक मतलब जो हमारे पास इकट्ठा सामान है उसको स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक परिवर्तन मतलब माना एक वित्तीय वर्ष में एक देश में 2 लाख करोड़ रुपए के जो पिछले वर्ष के सामान बचे हुए हैं जिनका उत्पादन अंतिम व्यय पिछली बार हो गया है उसको हमने ले लिया है। अब अगले वर्ष जो आपका 2020 में हम देखते हैं कि यह 2.25 लाख हो गया है, तो हमने इस वर्ष कितना उत्पादन किया फालतू, हमने इस वर्ष केवल 0.25 लाख किया, 2 लाख पिछला था। तो इसका जो स्टॉक परिवर्तन होगा, अंतिम स्टॉक, इसका जो सूत्र निकालने का होगा अंतिम स्टॉक और माइनस प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक का अंतर होगा स्टॉक में परिवर्तन, ये ध्यान देंगे। इसमें यह भी अंतिम व्यय में आएगा जितना परिवर्तन हुआ होगा। ये परिवर्तन माइनस में भी हो सकता है, हम किसी वर्ष उत्पादन कम करें पिछले वर्ष की वस्तुओं को बेच दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका स्टॉक परिवर्तन है। अगला है शुद्ध निर्यात। निर्यात तो हम जब अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करके हम बेचने के लिए बाहर बेचते हैं उसको हम निर्यात कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द है शुद्ध निर्यात अर्थात नेट एक्सपोर्ट। यह क्या होगा, हम कुछ वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो कुछ वस्तुओं का आयात भी करते हैं। जो निर्यात शुद्ध निर्यात है वह क्या होगा, वह आपका निर्यात ऋण आयात का अंतर होगा। निर्यात कितना किया और हमने आयात कितना किया उसका अंतर क्या होगा, शुद्ध निर्यात होगा। निर्यात और आयात का अंतर, हमने यहाँ से वस्तुएं उत्पादन किया, उनको बेचा विदेशों को, हमने बेचा 5 लाख करोड़ रुपए का, हमने आयात किया 4 लाख करोड़ रुपए का, तो शुद्ध निर्यात हमारा 1 लाख करोड़ रुपए आया। दूसरी ओर हमने उत्पादन किया 5 लाख करोड़ रुपए का और जो निर्यात कर दिया और आयात किया हमने 7 लाख करोड़ रुपए का, तो माइनस 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर शुद्ध निर्यात होगा। ये ध्यान देंगे, माइनस में हो रहा है, हमने निर्यात कम किया है आयात अधिक किया है तो माइनस में होगा। अब अगला आपका है जो अगला स्टेप है अंतिम व्यय की गणना। अब अंतिम व्यय की गणना कैसे करेंगे, जैसे हम लोग अपने घरों में हिसाब लगाते हैं कि एक वस्तु को खरीदने के लिए, जैसे माना हमने कितना हमारा घर में एक महीने में व्यय हो रहा है उसका हम हिसाब लगाएंगे। हमने चावल कितने रुपए किलो थे और चावल हमने कितने किलो एक महीने में खरीदे, उसका जो हमने खर्च चावल में किया। आटा कितने रुपए किलो था और आटा हमने कितना किलो खरीदा महीने में। इसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हम एक वर्ष में उपभोग कर रहे हैं पूरे देश के लोग, उन सब वस्तुओं और सेवाओं की इकाइयों को उनके संबंधित कीमत से, प्रति इकाई कीमत से गुणा करके जब उसको हम जोड़ देंगे तब वह अंतिम व्यय होगा, सकल अंतिम व्यय होगा। वह कौन सा होगा, एक देश में प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुएं और सेवाएं उनका प्रति इकाई कीमत से उनकी संख्या का गुणा करके जो योग आएगा उसको हम अंतिम व्यय कहेंगे। वह अंतिम व्यय क्या होगा, वह होगा बाजार कीमत, उन वस्तुओं की बाजार कीमत पर कितना व्यय हुआ उसको हम कहेंगे GDP-MP, उसको हम कहेंगे GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। क्योंकि हमने एक वर्ष में इतनी वस्तुओं का
उत्पादन किया, इतने रुपए की वस्तु का हमने उत्पादन किया था, तभी तो व्यय किया हमने। इतनी जो भी जीडीपी आएगा, इतनी वस्तुओं की या सेवाओं का उत्पादन किया जिसका बाजार मूल्य है जीडीपी एमपी होगा। अगर हमने आयात निर्यात किया है तो हम घटा देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर। अगर हमारा स्टॉक परिवर्तन हो रहा है तो इसको भी जोड़ देंगे हम। ये दो चीजें जुड़ने घटने वाली हैं जो हमें इस जीडीपी एमपी में परिवर्तन दिखाएंगे थोड़ा। लेकिन हम देखेंगे कि एक वर्ष में कितना व्यय किया गया देश के अंदर वस्तु और सेवाओं में, उसको हम कहेंगे जीडीपी एमपी। अब अगला आएगा एनएफआईए का आकलन। एनएफआईए समझते हैं हम, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यह क्या है, हमारे देशवासियों ने विदेशों में कितना आय रुपया प्राप्त किया जो उन्होंने इस देश को भेजा, और जो विदेशी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों ने अपने देश को कितना रुपया यहाँ से कमाकर विदेश को भेजा। इनका अंतर माना प्राप्त होता है 500 करोड़ रुपया, और हमारे जो देश के लोग हैं विदेशों में काम करके सभी जितने भी लोग हैं 500 करोड़ रुपए एक महीने में, सॉरी एक साल में भेज रहे हैं अपने देश को। और जो विदेशी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ कमा करके वो है 300 करोड़ रुपया अपने देश को भेज रहे हैं। तो हमारा एनएफआईए हो गया 200 करोड़ रुपया। अगर यह उल्टा है, यह 300 होता है और यह 500 होता है, कि हमारे देश के लोग बाहर जाकर कमा के भेजे 300 करोड़ रुपया, और जो विदेशी लोग यहाँ कमा रहे हैं वह है 500 करोड़ रुपया, तो यह माइनस में आएगा, तो घटेगा उस समय। फिर जहां जुड़ना था, हम एनएफआईए को जोड़ने की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में एनएफआईए घट जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में होगा। और उसके बाद राष्ट्रीय आय का आकलन। अब किस प्रकार से देखिए, जैसे हमने किया था, इसको साफ कर दे थोड़ा। अगला स्टेप है इसमें, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए हमने कहा था कि जितना भी जो व्यय हो रहा है, जो सकल व्यय हमने निकाला था, जिसको हमने कहा था अंतिम व्यय की गणना, वह अंतिम व्यय हमारा जो आया था जीडीपी एमपी आया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी आया था। जैसे हमारा कुल उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि में आया था, उस प्रकार से जीडीपी एमपी है। इस जीडीपी एमपी में से हमने क्या चेंज करना है, इस ग्रॉस का हमने बनाना है नेट, अर्थात सकल का शुद्ध। जो डिप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास है, स्थायी पूंजी उपभोग है, वो घट जाएगा। और इस डी डोमेस्टिक का बनाना नेशनल, अर्थात घरेलू को राष्ट्रीय बदलना है तो विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है वो जुड़ जाएगी। और इस एमपी को बनाना है हमने एफसी, अर्थात बाजार कीमत को बनाना है फैक्टर कॉस्ट, तो हमने क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बाजार कीमत से हमें फैक्टर कॉस्ट करना है, तो बाजार कीमत अधिक होती है, उसमें से कर घट जाएंगे तो जो लागत थी वो निकल जाएगी। एनआईटी का मतलब जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है, या बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो इस प्रकार से हम गणना करते हैं। सबसे पहले माना हमने जीडीपी एमपी हमारे पास था, हमने इस जीडीपी एमपी में से क्या घटाया, माइनस किया हमने डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, तो हमारा मिला एनडीपी एमपी मिला। इस ग्रॉस का नेट हो गया, अर्थात सकल का शुद्ध हो गया, जो घिसावट में टूट फूट हमने घटा दिया। अब इतना हमने नेट है हमारा, ये हमारे वास्तव में है। और उसके बाद इस डी को हमने चेंज करना है। अब इस डी अर्थात डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये आपका इस डी का हमने बनाना है नेशनल, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत में ही अभी हम। अब इस बाजार कीमत में से हम माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सब्सिडी और टैक्स का अंतर होता है, तो हमें मिलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यही हमारी राष्ट्रीय आय है, यही हमारी नेशनल इनकम है। इसको हम नेशनल इनकम या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय आय में व्यय विधि के चरण हैं।
व्यय विधि में हम सबसे पहले, फिर मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं जो इसके कदम हैं जो हमें जो करनी है, जो काम करने हैं। इसमें सबसे पहले अंतिम व्यय करने वाली कौन सी इकाइयां हैं उनका पहचान करते हैं। उसके बाद अंतिम व्यय का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में हमने देखा निजी उपभोग, जो निजी अंतिम परिवार का कितना उपभोग है, सरकारी कितना उपभोग है, या सकल स्थायी पूंजी कितना है, या स्टॉक परिवर्तन कितना है, शुद्ध निर्यात कितना है, इसको किया हमने। उसके बाद अंतिम व्यय की गणना की। जो वस्तुएं और सेवाएं उपभोग की जा रही हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रति इकाई कीमत को उनकी संख्या से गुणा करके पूरी अर्थव्यवस्था में जितना उपभोग साल में हुआ है उसको जोड़ देंगे तो जीडीपी-एमपी मिल जाता है। जीडीपी-एमपी से हम फिर इस प्रकार से बढ़ते हुए एनएनपी-एफसी में पहुंचते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि व्यय विधि का प्रयोग करने में क्या सावधानियां हमने बरतनी है। अर्थात व्यय विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कौन सी सावधानियां बरतेंगे कि गलतियां ना आए, कोई दोबारा जुड़ जाए इस प्रकार से। तो इसमें सबसे पहले दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम व्यय का आकलन करेंगे। मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि हम अंतिम व्यय का ही आकलन करते हैं। ये ध्यान देना है कि दोबारा गणना ना हो जाए। जैसे कि एक उद्यमी ने 500 रुपए का कोई सामान खरीदा, वह उसका अपना व्यय वो भी दिखा दिया। फिर उससे किसी उद्यमी ने 700 का वही सामान खरीदा, उसने 700 भी दिखा दिया, तो 500 और 700 इस प्रकार से दो जगह आपका अंतिम व्यय हो जाएगा। तो 1200 जबकि 700 कुल व्यय होना था, वो दोहरी गणना ना हो, इसलिए हम अंतिम व्यय जो लास्ट वाला व्यय है उपभोग में वही करेंगे। और पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं करना है, क्योंकि पुरानी वस्तुओं पर व्यय हम एक बार पहले दिखा चुके हैं राष्ट्रीय आय में, इसलिए दोबारा उसको शामिल नहीं करना। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि जो पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो कमीशन प्राप्त था उसको हम आय विधि में दिखा रहे थे, लेकिन पुरानी वस्तुओं के मूल्य को नहीं दिखा रहे थे। इसी प्रकार से यह भी है, जो पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय है उसको हम व्यय में, कुल व्यय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक बार पहले वो कुल व्यय में शामिल हो चुकी हैं। शेयर और बॉन्ड्स की जो खरीद बिक्री होती है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में अर्थात अंतिम व्यय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि यह उत्पादन कार्य में कहीं सहयोग नहीं होता है। हस्तांतरण भुगतान, मैंने आपको बार बार कहा है, हस्तांतरण ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं इसको। सरकार सामाजिक कल्याण के लिए, अपने नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ नागरिकों को मुफ्त में पैसा देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, या छात्रवृत्तियां हैं, उसको हम अंतिम व्यय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वह उत्पादन कार्य में कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम अंतिम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब हमने एक प्रश्न और आज का भी एक क्वेश्चन हम करेंगे, उससे हमारे जो भी इसमें कहीं पर कुछ शंकाएं होंगी तो वह दूर हो जाएंगी। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका निबल, जहां शब्द यूज होगा ध्यान देना, शुद्ध है, अर्थात ये जी नहीं होगा बल्कि एन होगा। एनडीपी मार्केट प्राइस निकालना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, निबल शुद्ध होता है। तो ये मदें हैं, कहाँ कहाँ कितना व्यय है, और ये रुपया है व्यय में। सकल जो अचल पूंजी निर्माण है वो 1000 करोड़ रुपया। एनएफआईए विदेश में प्राप्त शुद्ध साधन आय -200 है। इसका मतलब जो हमारे देश के विदेशों में काम कर रहे हैं वो कम भेज रहे हैं, और जो विदेशी लोग यहाँ काम कर रहे हैं वह अधिक अपने देश को भेज रहे हैं, तो -200 का अंतर है यहाँ पर। शुद्ध निर्यात, अर्थात हमने निर्यात कम किया है, आयात अधिक किया, इसलिए माइनस में आया है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, जब हम आय विधि में गणना कर रहे थे हमने देखा था वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होते हैं, जो हम उसमें से डायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तब हमारी वैयक्तिक प्रयोज्य आय मिलती है। अर्थात एक परिवार के पास या एक व्यक्ति के पास जो व्यय करने के लिए कितनी आय बचती है, तो उसको वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहेंगे। वैयक्तिक बचत, उस आय में से व्यक्ति बचत कितना कर रहा है यह आपका बचत में आ जाएगा, और जो व्यय होगा इनका अंतर ही इनका व्यय होगा। उसके बाद एनआईटी हमने देखा था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसमें जो हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं और जो सब्सिडी है उसका अंतर हम देखते हैं। और स्टॉक परिवर्तन, स्टॉक पर जो पिछले जो हम देखते हैं इसमें कि जो हमारा प्रारंभिक स्टॉक कितना था जब हम वित्तीय वर्ष शुरू किया था हमने, और अंतिम वर्ष के अंत में हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, यह बड़ा है तो यह अंतिम परिवर्तन प्लस में आएगा। अगर ये जो आपका अंतर घट गया है अंतिम स्टॉक, तो अंतर माइनस में आएगा। स्थायी पूंजी उपभोग, जिसे हम क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन, अर्थात हिंदी में शब्द एक और इसके लिए
घिसावट व्यय, मूल्यह्रास या घिसावट व्यय, और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इस प्रकार से हमारे पास ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से हमने ज्ञात करना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसको ज्ञात करेंगे एनडीपी मार्केट प्राइस को। इसका आप देख लीजिए, हम भी उसी में चलेंगे जहां जहां हमने जिस प्रकार से क्वेश्चन किया था। इसमें भी सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो जीडीपी है वो कितना है। जीडीपी जो हमारा कुल व्यय आ रहा है, वह कुल व्यय क्या क्या आएगा। जैसे हम डायरेक्ट निकालें बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालना है हमने। ये हमने निकालना है। सबसे पहले अगर हम जितने व्यय हैं उन सब व्ययों को जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी निकलेगा हमारा। उन सारे व्ययों को जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी निकलेगा। उसमें से मूल्यह्रास घटाएंगे तो फिर बन जाएगा हमारा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी निकालना है, एफसी निकालना नहीं है इसमें। तो एफसी निकालना है तो हम इसमें टैक्स भी, जो आपके एनआईटी थे उनको भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो आपका एनडीपी निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें सकल अचल पूंजी निर्माण, जो पूंजी निर्माण है उसमें देख रहे थे हम, जब जो व्यय की इकाइयां थी, पहचान थी, वहां पर हम देख रहे थे कि पूंजी निर्माण को हम जोड़ते हैं। तो जो आपका जो सबसे पहला है तो जी इसमें आएगा एनडीपीएमपी इक्वल्स हो जाएगा सबसे पहले सकल अचल पूंजी निर्माण, यह जुड़ेगा 1000 रुपया। उसके बाद दूसरा है विदेशों से प्राप्त कारक आय, इसको हम जोड़ते हैं डोमेस्टिक और उसका अंतर है। तो यहां पर आपका जो जुड़ेगा वैयक्तिक प्रयोज्य आय, जीडीपी एमपी के लिए वैयक्तिक प्रयोज्य आय जुड़ेगी। वैयक्तिक प्रयोज्य आय थी हमारे पास 3000, और उसके बाद इसमें जुड़ेगा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हमारे पास था विदेशों से, हाँ, ये 500। उसके बाद जुड़ेगा हमारे पास अगला स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक परिवर्तन हमारे पास यहाँ है 300। स्टॉक परिवर्तन हो गया, प्लस स्टॉक परिवर्तन के बाद अगला वस्तुओं और सेवाओं के लिए निवल निर्यात, अर्थात जो आपका जिसको हम कहते थे निर्यात, निवल अप्रत्यक्ष कर और निवल निर्यात। निवल निर्यात हमारा जुड़ेगा इसमें, शुद्ध निर्यात है वो, उसका अंतर है आयात निर्यात का अंतर। तो विदेशों से इसका जो आंकलन है, इसका आंकड़ा निवल निर्यात का आंकड़ा है माइनस में है, हाँ, निवल निर्यात माइनस में है, तो -100 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने निर्यात कम किया है, आयात अधिक किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं स्थायी पूंजी उपभोग, क्योंकि हमने ग्रॉस से नेट निकालना है तो स्थायी पूंजी उपभोग घट जाएगा। स्थायी पूंजी उपभोग हमारे पास है 250 रुपया, 250 करोड़ स्थायी पूंजी उपभोग है। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे इसमें। ये हमारा एनडीपी एमपी निकालना है। अगर एफसी निकालना होता है, एनडीपी एफसी निकालना होता है, तो इस प्राप्त में एनडीपी एमपी में हम क्या कर लेंगे, इसमें से जो आपका फैक्टर को, जो आपका एनआईटी है वो घटा देंगे, एनडीपीएफसी आ जाएगा। अगर एनएनपीएफसी निकालना होता तो हम इसमें से राष्ट्रीय आय निकालना होता, तो एनडीपीएफसी में से हम क्या करते, प्लस कर देते एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम जोड़ देते, तो हमारा राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती इसमें। हालांकि हमें केवल इसमें एनडीपी एमपी निकालना है, तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य प्रश्न भी जो आपकी किताब में है उनको सॉल्व करेंगे, और कहीं परेशानी होगी तो उनको फिर आगे हम बताएंगे। और ध्यान दीजिए, अभी तो हमने केवल जब मूल्य वृद्धि विधि पढ़ी थी तो उसमें हमने केवल मूल्य वृद्धि वाला ही प्रश्न किया था। हमने आय विधि पढ़ी तो आय विधि का ही प्रश्न किया, और यहाँ पर हमने व्यय विधि पढ़ी तो व्यय विधि का ही प्रश्न किया। अब हम कल को 2-3 प्रश्न ऐसे करेंगे जिसमें सभी विधियां मिक्स होंगी, या विधि का नाम लिखा होगा, हमें पहचानना पड़ेगा पहले
कि हमने कौन सी विधि प्रयोग करनी है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में विधि का नाम लिख के प्रश्न करके नहीं आएगा, वो सीधा आएगा राष्ट्रीय आय गणना करें या व्यक्ति प्रयोज्य आय गणना करें, इस प्रकार से आता है। तो पहले जो हमें ज्ञात है उन ज्ञात चीजों से देखते हैं कि हमने कौन सी विधि इसमें प्रयुक्त करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आप सभी लाभान्वित होंगे। थैंक यू।